नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। आज की मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे जो मुलाकात करवाने वाले हैं वो एक शिल्पकार से करवाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं के बहुत से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो ख़ास बात है, जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो है मंदिरों में जो ख़ास तौर पर नक्काशी की जाती है। ये अलग अलग शैलियों में जो मंदिर बने होते हैं, यहाँ की जो सुंदरता होती है वो इन मंदिरों में छिपी होती है और पहाड़ियों पर ये बने मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इनमें जो ख़ास तौर पर नक्काशी की जाती है, लकड़ियों की जो नक्काशी होती है, उसे शिल्पकला कहा जाता है। और शिल्पकला में ये मंदिर किस तरह बनते हैं, आज हम आज की मुलाकात कार्यक्रम में जानेंगे। आज हमारे साथ है कृष्ण लाल जी, जो कि शिल्पकार है और शिल्पकारिता मेरा पैतृक पेशा, इन्होंने जो अपना व्यवसाय चुना है। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अंजना जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में समय दिया जी। और मेरे इस पैतृक पेशे शिल्पकारी पर बोलने का मौका दिया। जी तो जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि लगभग कितने समय से आप इस कला के साथ जुड़े हैं? देखिए अंजना जी, वैसे तो ये हमारा पैतृक पेशा है जी खानदानी पेशा। हमारे बुजुर्ग दादा परदादा यही काम करते थे। जी पर मैंने जो इसको शुरू किया तो सन 1985 के बाद पूर्ण रूप से अकेले थोड़ा सा अपने दम पर इसको करना शुरू किया। जी, तो जैसा आपने कहा कि पैतृक पेशा है, तो परिवार में कौन कौन आपके इस तरह के कार्य करते थे और अभी भी करते हैं? हाँ, मेरे दादाजी इस काम को करते थे जी। वो 1971 में उनका स्वर्गवास हो गया था। जी। तो उसके बाद पिताजी ही इसको संभालते थे जी। जी पिताजी के संभालने के बाद मैं थोड़ा सा 10वीं क्लास तक पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे इसी काम में लगा दिया। जी। बीच में थोड़ा सा हट जिद करके कि मैं थोड़ा और पढ़ लूँ जी। और कुछ करके +2 करने के बाद फिर मैं इस काम में पूरी तरह से संलिप्त हो गया। जी, तो आपका शौक ये रहा, कैसे आपने इसे व्यवसाय के रूप में चुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, सबसे पहले जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बनाने का शौक था। जैसे कोई तितलियाँ, कोई चिड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें बना करके मैं स्कूल में ले जाया करता था। वो भी लकड़ी की आपने? लकड़ी की चीज़ें बना करके ले जाया करता था जी। हमारे एक प्रिंसिपल साहब होते थे NK शर्मा जी। जी तो मैंने कुछ चिड़ियाँ उड़ती हुई वो देखी थी कहीं तस्वीरों में। मैं वो बना के ले गया और ऑफिस में सुबह सुबह 9:30 बजे टांग दी जी जैसे प्रिंसिपल महोदय आए, उन्होंने अपना ऑफिस खोला, देखे अंदर, देखे कि चिड़िया किसने लगाई हैं। तो पता लगा कि ये मैंने लगाई हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह मॉर्निंग असेंबली में खड़ा करके बुलाया कि ये कृष्ण लाल को बुलाओ, उसने ये काम किया है। जी तो बड़ा प्रोत्साहित मुझे उन्होंने किया। तो मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा काम है, मेरी बहुत इसमें इज्जत मान हो रहा है। जी, और जी। सारे खुश होकर के तालियां बजाने लगी कि ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तब से मुझे लगा कि मैं इस काम को करूं। मेरा पैतृक पेशा भी यही था यानी जी। आप स्कूल में ही मोटिवेट हो गए हाँ, थे और स्कूल में जो motivate आपका हो गए थे। मतलब आपकी प्रोत्साहना हुई है उस कार्य की, जी, वो जी, आपको जी। एक मोटिवेट हो गए थे आप उससे। जी, जी। जी, तो कैसे आपने ये कार्य सीखना शुरू किया शुरुआत में? शुरुआत में मेरे घर में पिताजी ने ये कारोबार स्थापित किया है जी लकड़ी का। हम लकड़ी के सारे ही कार्य करते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, इंटीरियर डेकोरेशन जी और आपके जैसे ये बैकयार्ड्स के काम होते हैं और फर्नीचर इत्यादि सब काम लकड़ी के संबंधित अपनी एक दुकान चलती थी जी। जी तो उसमें मैं उनके साथ हाथ बटाया करता था। पुराने तरीके से काम करते थे जी। उस वक्त मशीनरियाँ नहीं थी, हाथ से काम होते थे। जी तो मुझे लगा कि मैं अब पढ़ने के बाद ये काम तो करूँगा, थोड़ा सा इसमें मैं आगे जा कर के कुछ सीखूं। जी, तो आपने उनसे- कहीं और शिक्षण लेने की हाँ। ट्राई की कि ताकि इसमें एडवांस कुछ आप एडवांस सीख- हो। उस वक्त थोड़ा सा टीवी का दौर चल पड़ा था। हम उसमें देखते थे कहीं काम हो रहे हैं, मशीनरियों से काम हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ थोड़ा सा आगे जा कर के सीखूं और इस काम को बढ़ाऊं जी और वहाँ कुछ रोज़गार का और लोगों को भी रोज़गार का इसमें अपने साथ जोड़ करके मौका दूं, ताकि आजीविका भी कमा सकें और थोड़ा एडवांस भी हम काम करें जी। जी तो उस दौरान मैं 93-94 में करतारपुर चला गया था जी। जी करतारपुर में लकड़ी का बहुत अच्छा काम होता है जी। और मुझे मौका मिला, वहाँ से हमारा सामान भी आता था दुकान का। पिताजी का वहाँ पर लाइसेंस था कि चलो हिमाचल से श्री राम शरण जी के बाबूजी जो सामान लेते हैं उनका बेटा आया है। जी। तो मुझे बड़ा कोऑपरेट किया गया। पहाड़िया नाम दे करके कि पहाड़िया आ गया है जी। जी और मुझे बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने। मेरे उस्ताद वहाँ श्री कृष्ण सिंह जी कट्टा करके
वो फॉरेन रिटर्न थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम सीखा था। जी उनसे मैंने लकड़ी का काम और लकड़ी में पॉलिश का काम सीखा जी। जी जब मुझे लगा कि मैं काम करने लग गया हूँ, फिर तो मेरा बहुत क्रेजी हो गया कि मैं आगे बढ़ूँ आगे बढ़ूँ। जी जी वहाँ से फिर होशियारपुर चला गया जी। जी कुछ समय होशियारपुर में लगाने के बाद कुछ एक काम सहारनपुर में होते थे जी, यहाँ हमारे यूपी में। छोटे छोटे काम आपने शिमला में लक्कड़ बाजार में देखे होंगे जी अंजना जी, बिल्कुल, कि ये सारी दुकानें सजी पड़ी हैं। लकड़ियों का सामान। छोटे छोटे सामान इस तरह के, कोई टी कोस्टर हो गए, हाँ जी। या छोटी श्रृंगार की दानियाँ हो गई, कोई सिंदूर की डबिया, कटोरियाँ, छोटे almost छोटे सारा ही सामान वहाँ पे सारा मिलता है। वेस्ट वुड से होने वाला काम था। मुझे लगा कि अब इतना लकड़ी पे खर्च करके या रॉ मटेरियल महंगा लेकर के बड़े स्लीपर काट के जंगलों का नुकसान करके जो हम कमा रहे हैं, उसके बजाय अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करके इस पर कुछ मैं सिखाऊं तो रोज़गार तो हमें चाहिए था जी। यानी आपने वो काम भी फिर सीखने के लिए। होशियारपुर में अपने सहारनपुर में जा कर के वो कुछ काम सीखे जी। जी और 7-8 साल का स्ट्रगल किया, उसके बाद दोबारा से घर में आकर के अपना काम शुरू किया जी, और बड़े अच्छे तरीके से आज मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूँ जी। जी 8-10 लोग और भी काम कर रहे हैं जी। जी। तो पहले शुरुआत में आपने किन किन लोगों के साथ काम किया, जो कि आपने अलग से मतलब सभी के साथ जुड़कर काम किया? हाँ, मुझे प्रेरणा मिली सबसे पहले, हमारे एक दादाजी हुआ करते थे, तो छोटी सी दुकान करते थे स्कूल के पास, जी और वो साथ एक छोटे छोटे, हमारे आपको याद होगा अंजना जी कि ये तकलियाँ ऊन कातने की, जी 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 बिल्कुल। जिससे कपड़ा बनता था जी, जी और उसको ठेरनू होते थे, जिससे हम उस धागे को डबल ट्रिपल करते थे मजबूत करने के लिए। जी वो चीज़ें हाथ से बनाया करते थे। तो दादाजी को उनको ज़रूरत रहती थी कि कोई ऐसा लड़का आए जो सुबह मेरी मदद करे। वो मशीन धागा डोरी खींचनी पड़ती थी इस तरह से, जी जी जी। और वो काम करते थे जी। मैं उनके साथ वहाँ बैठा रहता था, मैं 1-1, 2-2 घंटे मदद करता था जी। जी और उन्होंने मुझे भी बताया कि यार आप भी करो, मैं खींचता हूँ। तो जैसे मैं उसमें काम करने लगा तो वो काम मेरे से होने लग गए जी। मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा काम है जी। जी तो शुरुआत वहाँ से ऐसा एक मिला कि मैं इस काम को करूँ, और आगे आगे जाते जाते मैं इसको करता गया जी। जी। तो आपने अपने दम पर जब आपने अपना कार्य शुरू किया, तो ये आपने कब किया और क्या आपका पहला कार्य रहा? देखिए अंजना जी, शिल्पकारी में जो ये मंदिरों के काम की बात अगर हम करें, ये नक्काशी की बात करें, तो पहले तो हम लोगों के काम देखते थे। जैसे मगरू महादेव जी हमारे वहाँ की जगह छतरी में, जी वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ देखा कि उस वक्त शायद, अब बता नहीं सकते कि 2000 वर्ष 5000 वर्ष जी पुराने काम है जी। जी शिल्पकारी के इतने उम्दा काम हुए हैं। पूरा महाभारत चित्रलिपि में लकड़ी के ऊपर उन कलाकारों ने इस वक्त छाप दिया है जी। जी आज भी जो वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, कोई भी कभी आपको मौका मिले तो मगरू महादेव जरूर जाइएगा। जी। आपको वहाँ मिलेगा कि पूरा महाभारत लकड़ी यानी पे आपको नक्काशी करके देखकर ही पूरा महाभारत की पूरा कहानी लग जाएगा जी। पता वहाँ चल जाएगी। बिल्कुल जी। जी तो उस तरह से कुछ मन में भाव उठे कि मैं भी थोड़ा आगे जा करके इसको काम करूं। फिर एक मेरे मित्र हैं जिनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने फर्स्ट में मुझे मौका दिया कि यार कुछ करें। जी ठाकुर मान सिंह जी करके एक हिमाचल गौरव से सम्मानित हैं, उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट चलते हैं जी आनी में। जी तो चिंडी मंदिर के भ्रमण पे वो आए थे, तो उन्होंने उस वक्त हमारा काम चला था जी मंदिर में। उन्होंने बताया कि यार मैं भी यहाँ कुछ काम करवाना चाहता हूँ, मैं कुछ आर्थिक मदद करूँ आपकी, जी आप कुछ बनाइए। तो हमने 1-2 दिन बातचीत करके एक मीटिंग सी की, क्या बनाएं। जरूरत थी जी हमें वहाँ अपने मुख्य द्वार की। जी तो मुख्य द्वार पे हमने सारा अपना ध्यान केंद्रित करके मुख्य द्वार का एक नक्शा तैयार किया जी। जी उस नक्शे पे फिर बात चली जी कि अब मुख्य द्वार बनाएं तो इसमें क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे जी। मुझे लग रहा है कि जितने भी हम मंदिर में काम कर रहे हैं, जी ये बहुत महंगा काम होता है जी। जी लकड़ियाँ बहुत महंगी हैं जी, बिल्कुल। और इस पे धन भी बहुत खर्च होता है, समय भी लगता है जी। जी उनके साथ मिल करके ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसा मैसेज दें अपने काम में, मुख्य द्वार बनाएं, शिल्पकारी भी करें, लेकिन उसमें एक ऐसा मैसेज दें, ना कि खाली चित्र, फूल, पत्तियां, ये पक्षी वो बना करके अपना उसमें व्यर्थ में बर्बाद करके धन भी बर्बाद करें। तो उसके सिवाय कुछ ऐसा मैसेज हो जो हमारा इस नेचर को भी डेवलप करे, प्रकृति को भी सहेजे, और
उस तरह का हमने एक कॉन्सेप्ट बना करके और साथ में ये चाहा कि हिमाचल के दर्शन करवा दिए जाएं वहाँ। यानी उस जैसे गेट आपने पे। महाभारत की बात की, ऐसा ही कुछ मैसेज ऐसा था ही कुछ कि मैसेज था कि हम बच्चों वो को करें, सीखने को मिले और अगर हम कुछ बना रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी उसको देखे कि क्या बनाया है, क्या बनाया और उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो, जानने कोई के लिए कहानियां हो हाँ जी, जो हाँ जी। हमारे इतिहास से जुड़ी इतिहास हो। की हो जी, चित्रलिपि द्वारा हम उनको छापे जी। तो उसमें हमने एक तो जो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, कभी आपको मौका मिले आप जाइएगा, जी तो जो उसका गेट का मुख्य सामने का पटल है जी उस पर हमने प्रकृति को आंकने की कोशिश की, छापने की कोशिश की जी। प्रकृति में हमने फिर दुर्गा सप्तशती से एक श्लोक लिया जी। जी उसमें एक श्लोक लिखा है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकम जगतः। जी उसका अर्थ ये हुआ कि माता क्या कहती है कि मैं इस जगत में प्रकृति के रूप में विराजमान हूँ, मेरी पूजा अगर आप करना चाहते हैं, मुझे खुश करना चाहते हैं, तो ये धूप बत्ती घंटियाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाने से उतना मैं खुश नहीं होती हूँ जितना आप प्रकृति का प्रकृति को सहेज के ये जल जीव जंतु इनकी रक्षा करके अगर आप इनकी रक्षा करते हैं तो मैं उससे प्रसन्न होती हूँ। तो उस पर हमने एक थीम रखी और प्रकृति का उसमें हमने चित्रण किया जी जिसमें हमने अपने क्षेत्र के जो जंगल हैं उन जंगलों को पहले बैकग्राउंड में बनाया जी। बैकग्राउंड उसकी जंगलों की बनाई जी और उस पर हमने कोशिश की कि माता का स्वरूप है तो 2 शेर बना दिए दोनों साइड वाहन जी वो रक्षक के रूप में। 2 शेरों का हमने उसमें चित्रण किया जी जी और बीच में हमने टॉप में उसमें गणपति जी का बाल रूप दे दिए जी। जी जैसे मेरे पास गणपति जी हैं, इस तरह के ही गणपति जी का हमने उसमें जी बाल रूप का प्रदर्शन किया जी। और साथ में हमने उसमें जितने भी हमारे जंगलों के जीव जंतु हैं, जी नदियां हैं, झरने हैं, उन झरनों का एक चित्रण करके जी उसमें कोशिश की कि हम अपनी प्रकृति को इसमें दिखाएं। जी और उसमें एक मुख्य चीज़ ये भी रही कि ये भोजन चक्र चलता है जी हमारा अंजना जी जी जंगलों में, एक जीव दूसरे जीव दूसरे को जीव खाता है जी। जी तो उसमें हमने उसका भी चित्रण किया भोजन चक्र का। जी उसमें जो मनुष्य है भोजन चक्र में सबसे ऊपर रखा गया, बाकी सभी जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर है जी और अपने अपने वंश की अपने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए पक्षी किस तरह से स्ट्रगल करते हैं और दूसरे छोटे जानवर किस तरह से स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। एक जगह हमने उसमें बनाया है, उसमें मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, मेरी बिटिया है कल्पना कृष्णकांत, वो पेंसिल आर्ट में उसका बड़ा अच्छा हाथ चलता था। उस वक्त वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी जी जी 2016 की बात है जी। जी तो उसने मेरी मदद की कि पापा ये जो आपकी थीम है मैं इसको पेंसिल से कागज़ पे उकेरती हूँ जी। जी तो एक खाली कागज़ पे उन्होंने उसको उकेरा, जी फिर उस पर हमने 4-5 दिन स्टडी करके साइज़ लकड़ी का बना करके कि उसको कितने स्थान पे सेट करेंगे। जी तो उसने वो सारी सेटिंग करके बड़ी बारीकियों से एक जगह उसने उसमें वो प्रदर्शित किया कि एक चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए हैं जी जी और उधर से एक सांप उन अंडों पे अटैक कर रहा है क्योंकि उसका भोजन है जी वो। जी जी बिल्कुल तो वो चिड़िया उसके साथ जूझ रही है कि मेरे अंडे छुड़ाने के लिए। जी साथ एक बंदर 2 बैठे हैं, वो भी सांप के साथ जूझ रहे हैं कि वो उसके अंडों का नुकसान ना हो जी। जी। इस तरह से हमने प्रकृति यानी का उसमें सारे जो डिपेंड रहते हैं हमारे जी, जो जी। प्रकृति के जीव रहते हैं वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं डिपेंड भी रहते Depend हैं और रहते हैं, मतलब मानव उसमें सबसे ऊपर है। जी जी। तो और आपने कहाँ कहाँ कार्य की है? जैसे तो आपने मेन हाँ। प्रवेश द्वार की बात प्रवेश द्वार में थोड़ा सा एक छोटा सा भाग हमारा और बचता है जिसमें हमने हिमाचल के दर्शन करवाने की कोशिश की जी। की। जी देखिए अंजना जी, जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं तो हमें अपने दृष्टि पटल पर एक ऐसा छाया चित्र सा बनता है कि जैसे बर्फ से लदी हुई चोटियाँ और देवदार के घने घने लंबे लंबे वृक्ष, जी, इस तरह का कुछ बनता है क्योंकि चित्र बनता है हिमाचल ही का है, जी। नाम। तो हमने सोचा कि इसमें कुछ हिमाचल के दर्शन करवाए जाए। जो गेट का दूसरा पट है मंदिर साइड का, जब आप उस पर गौर से देखेंगे एक लोगो हमने उसमें बनाया समृद्ध हिमाचल, जी और उसमें हिमाचल की पूरी इस छवि को प्रदर्शित करने के लिए हमने पहले किन्नौर ये अपने ट्राइब जो है अपर हिमाचल से शुरुआत की। जी उसमें हमने अपर हिमाचल का जो हमारा कल्चर है, गद्दी लोग वहाँ पर रहते हैं, भेड़ बकरियों का वहाँ पर पालन और प्रचलन इस तरह का होता है। तो हमने उसमें वो छवि भेड़ बकरियों की, गद्दियों की छवि को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जी जैसे
कोई पुहाल लोग होते हैं, गद्दी लोग होते हैं, उनके पीठ में अपना सामान उठाए हैं और छोटे छोटे लैम्स भेड़ बकरियां जो बच्चे हैं उन्होंने उठाए हैं, साथ में हुक्का लिया है, गुड़गुड़ा रहे हैं और लाठी लेकर के वो चले हैं। वो हमने अपर हिमाचल का प्रदर्शन उसमें एक ट्राइब का किया जी। बिल्कुल हिमाचल के दर्शन जी। उसके बाद हमने चाहा कि अब हिमाचल तो बहुत विस्तृत है, 12 जिले हैं हमारे और छोटे से स्थान भी हमारे पास था जी। फिर हमने कोशिश की कि हम इसको महासू की कला भी इसमें हम अपने महासू का थोड़ा दर्शन करवा दें जी। उसमें हमने अपर शिमला का महासू का, जैसे हमारी महासू की नाटी है, सेब के लिए हमारा ये क्षेत्र समृद्ध है, तो सेब के बगीचे किस तरह से फल तोड़ते हैं, सेब कैसे लगते हैं, वो चीज़ हमने उसमें प्रदर्शित की। और महासू की नाटी जो हमारे ये वाद्य यंत्र हैं, ढोल नगाड़े जो भी पुराने यंत्र है, उनको उसमें प्रदर्शित करके कोशिश की है कि जो कोई पर्यटक आता है या कोई भी बाहर से विदेशों से लोग आते हैं, उनको ये लगे कि हिमाचल प्रदेश में हम कहीं हिमाचल के दर्शन कर रहे हैं जी। और मंदिरों के अलावा कहाँ कहाँ आपने और कार्य किया है जो कि बिल्कुल अलग हो और लोगों ने बहुत सराहा हो? हाँ, मंदिरों के अलावा मुझे मौका मिला, मेरे एक मित्र, मैं आपको बताऊँ, एक जगह मैं काम कर रहा था अपनी इंडस्ट्री में जी। एक माहू नाग आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाग हैं हमारे वहाँ के। उनके साथ एक देवता होते हैं उनकी जी, उनको रक्सेटा बोलते हैं जी। उनकी एक मूर्ति बनती है, आदमकद, बड़ी काफ़ी बड़ी मूर्ति बनानी पड़ती है और उनका रूप थोड़ा सा, उन्होंने जो बताया, मंदिरों के जो कारदार होते हैं, गूर लोग होते हैं, कि ये थोड़े डरावने होते हैं, इनकी नजरें नहीं मिलनी चाहिए आपस में, थोड़ी सी साइड होनी चाहिए, उस तरह का कुछ चित्रण दिया। और मैं भी दिमाग में कल्पना करता रहा कि क्या बनेगा जी। मैं वो काम कर रहा था जी अपने वर्कशॉप में ही, सड़क में मेरी वर्कशॉप है। तो जो बात चली थी कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, तो मैं पार्क के लिए जो अभी एक क्रैगनरों में मैंने एक पार्क बनाया था, अभी बिल्कुल बहुत सुंदर वहाँ पर। हाँ, चलिए कोशिश की थी जी। तो वो मौका मुझे उस मूर्ति बनाने से मिला जी। मैं मूर्ति बना रहा था, तो एक मेरे कोई, मैं जानता नहीं था, भीमटा जी करके कोई हैं जो इस तरह के कला प्रेमी हैं और हमारे जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं मूर्तियों के लिए जो। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने काम देखा और उन्होंने बताया कि यार आप और भी काम करते होंगे कुछ, ये लकड़ियों के सारे ही काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, आप इस तरह के काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया कि हम क्रैगनैनो में किस तरह का एक पार्क बना रहे हैं, आप वो काम करेंगे तो आप उनसे मिलिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, टाइम दिया, तो वहाँ एक यादव करके रेंजर साहब हुआ करते थे, उनसे मिला करके तो वो एक रूपरेखा बन गई कि जी पार्क बनाना है। मुझे पार्क बनाने का मौका मिल गया जी वहाँ पर। तो मुझे तो लगा कि मैं अपना पूरा जी जान लगा दूँ उस पर, इतना काम मिला है शिमला जैसी जगह में। और मंदिरों के अलावा बिल्कुल डिफरेंट काम मिल गया जी मुझे। उसमें कुछ चीज़ें भी डिफरेंट बनी हुई है। हाँ। जैसे लोगों को आपने नाटी करते हुए दिखाया है, ढोल नगारे है, फिर जानवरों का चित्रण भी कहीं ना कहीं। उसमें एक मेरे मित्र थे सिरमौर के, उन्होंने सीमेंट से बड़ा अच्छा काम किया जी। मैंने वहाँ लकड़ी का ही मैक्सिमम काम किया जी। तो उसमें मैंने कोशिश ये की कि एक तो बजट बहुत कम था जी गवर्नमेंट के पास। जो मेरे वाला काम था, जॉब थी, जैसे ट्री हाउसेस बनाने हैं, मेन गेट बनाने हैं, और उसके साथ साथ गजीबोज बनाने हैं और बेंचेस बैठने के लिए, वो जो उसका एक बड़ा सीमित सा बजट था जी हमारे पास। तो काम एक बार सिरे चढ़ने के बाद उतर ही गया था कि जी ये तो नहीं हो पाएगा, धन की बड़ी कमी है जी। तो यादव जी के साथ मैंने थोड़ा सा समय निकाल करके उनको थोड़ा सा घुमाया कि यादव जी आप चलिए, हमारे पास अपार वेस्ट मटेरियल अपार पड़ा है यहाँ पर। बान के सूखे हुए पेड़ और बरा के सूखे हुए पेड़, देवदार की टहनियाँ, दुनिया भर के वहाँ यानी आप हर लकड़ी में नक्काशी कर सकते हैं। तो उनकी मतलब ये रहता है कि एक जो बहुत समय तक भी वो चल पड़ते हैं कि पर्टिकुलर एक कोई लकड़ी होती है कि उसका काम अगर आप करेंगे तो वो बहुत समय तक चलेगा और लकड़ियों का काम मतलब कम समय। हाँ, देखिए अंजना जी, ऐसा है जितना भी ये हमारा लकड़ी का वेस्ट मटेरियल बचा होता है, ये बाहर का जितना भी ये कच्चा माल है, ये सब गल करके गिर गया होता है जी। अंदर की लकड़ियाँ हमारे पास बची होती हैं। अब मैं ठूंठ पे अगर बात करता हूँ लकड़ी के, तो ज़मीन के नीचे ठूंठ पड़ा होता है जी। और जड़ों का होता है, रूट्स हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। रूट्स का जो बाहर का बार्क है उतर जाता है। अंदर जो लकड़ी होती है, नील कहते हैं हम उसको अपनी भाषा में, बिल्कुल नील लकड़ी, वो सालों साल चलती है अगर उसको अच्छी तरह से हम प्रोटेक्ट करें, अच्छी पॉलिश उस पर करें, तो उसमें मैं नहीं समझता कि 500 वर्ष तक। हमने पुराने मंदिर देखिए हमारे पुराने घरों को, यानी जो पुरानी आप कहना चाहते हैं कि वेस्ट मटेरियल से ही हम सारा कार्य कर सकते हैं।
कोई लकड़ी का मिसयूज जैसे हम पेड़ काटना बिल्कुल वो जी। हम नहीं कर तो आपको कभी मौका मिले तो वहाँ जो भी क्रैगनैनो का हमने काम किया है, जी। ये ट्री हाउस बनाया है एक, वो सारा बान वगैरह की जो पुरानी लकड़ियाँ थी उस पर सब कुछ उसको अच्छी तरह से अरेंज करके बहुत अच्छा काम हुआ है जी। लोगों ने बोला है, मैं तो बिल्कुल, अपने काम जी, की जी। तारीफ खुद नहीं करूँगा, बैठने की लेकिन जगह भी आपने चेयर्स जी भी जी लकड़ियों की चेयर्स बनाई है लकड़ी वहाँ की पे। बनाई है जी। उसमें ये इस तरह के काम हैं जो हम बेस्ट मटेरियल से रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं साथ साथ। आगे क्या क्या प्रोजेक्ट है आपके और आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के अगर कार्य किए जाए तो आप एक व्यवसाय भी चुन सकते हैं और एक जो पैतृक संपदा है, विरासत है हमारी, उसे भी आप सहेज कर रख सकते हैं। मेरा जो मन की एक भावना है वो ये है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत ही महंगे और लंबे समय के लिए काम होते हैं। जी। अभी फॉर एग्जांपल मैं मंदिरों की बात करता हूँ जी। हाँ। मंदिरों के काम हो रहे हैं जी। जी। मंदिर में थोड़ा धन एकत्रित करके हमने एक बड़ी राशि बनाई होती है जिसको हमने खर्च करना होता है। जी। तो मंदिर की जो कमेटी होती है वो सभी लोग उतने जानकार नहीं होते हैं काम के बारे में कि ये कला क्या है, कैसे बनना चाहिए, कैसे ये बनना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं अभी आपसे मिलने से पहले मेरे पास समय था तो मैं एडवांस स्टडी की ओर निकल गया था जी। मैंने वहाँ देखा अंग्रेज़ों के वक्त का काम हुआ है, जी जी। हमारे ही पुराने बुजुर्गों ने, कारीगरों ने किया है। कितना सिस्टम से, कितना सिंपल और कितना अच्छा काम करके उन्होंने वो धरोहर सी बन गई है। जी। उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ मतलब निकलता है। यानी हम अपनी नक्काशी से भी ऐसी धरोहरें और बना सकते धरोहरें हैं और और हिमाचल बनाएं। को और भी सुंदर और बना सकते हैं। बस अगर हम इस काम को कर रहे हैं, इस समुद्र में अगर डूबे हैं इस शिल्प कला के, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ये ना हमारे को इस तरह का कोई दोष दें कि यार आप लोगों ने तो सिर्फ लकड़ियों को वेस्ट करके या अपना कुछ धन अर्जित करने के लिए काम किया है। जी जी। हम कुछ धरोहर रखें और जो भी बाहर से हमारे पर्यटक आते हैं, विदेशों से आते हैं या हमारे कहीं से भी लोग आते हैं, उनको हिमाचल में आकर के ये आभास हो जी। कि ये हिमाचली शैली है। जी। हिमाचल की एक अलग सी शैली, अलग सी पहचान हम लोग बनाएं, क्योंकि ये सब हमारे हाथ पे है जी। जी। काम तो हमें करना होता है जी। बिल्कुल। अगर हम अच्छे से उस काम को सिस्टम से, कमेटी से मिलकर, मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो हमारी कला एवं संस्कृति विभाग है, इनका भी इस हमारे काम पे थोड़ा सा नियंत्रण रहना चाहिए और नज़र रहनी चाहिए कि जहाँ भी काम हो रहे हैं, जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है, वो हमें थोड़ी डायरेक्शन दें। जी जी। और हमें कुछ वो मार्गदर्शन हमारा करें ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे मन गढ़ंती काम ना हो। जी जी। हम यानी अभी जो तक छुपा हुआ विरासत है कहीं ना कहीं